किस्तों में जो है वो धीरे धीरे नीतीश कुमार को कमजोर किया जा रहा है। जब ऐसी स्थिति पैदा होती, जब उनको वहां से हटना पड़ेगा या उनकी जगह बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। जैसे जानते हैं कि गृह मंत्रालय अगर किसी मुख्यमंत्री के पास नहीं है या गृह मंत्रालय अगर उनके अपने किसी विश्वस्त के पास नहीं है, तो फिर जो इसका मतलब साफ है कि नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर बहुत कमजोर हुए हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर प्रशासन पर उनकी पकड़ कमजोर होगी। अब सत्ता के दो बिल्कुल स्पष्ट केंद्र होंगे। नीतीश कुमार के हाथ से सत्ता धीरे धीरे फिसलती हुई जा रही है और कितने दिन तक वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, सिर्फ इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि कब तक नीतीश कुमार जो है वो एक झटके में बिहार की सियासत का पूरा नक्शा पलट गया। नीतीश कुमार ने 20 साल तक बिहार का सबसे ताकतवर विभाग गृह मंत्रालय किसी को छूने नहीं दिया, वही विभाग एक झटके में उनसे लेकर सम्राट चौधरी के हाथ में दे दिया गया। इसके बाद सवाल तो बनता है कि ये सिर्फ विभाग बदला है या पूरी सत्ता की दिशा। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के उस मोड़ की जिसने पूरे नक्शे को उलट पुलट कर दिया है। वो नीतीश कुमार जो 2 दशक तक गृह विभाग को अपनी छाती से चिपका कर बैठे रहे। बीजेपी के साथ सरकारें बनी, टूटी, लेकिन ये विभाग कभी हाथ से नहीं जाने दिया। कहा जाता है इसी वजह से बिहार में सांप्रदायिकता की आग कभी पूरी तरह नहीं भड़क पाई। लेकिन अब गृह विभाग सम्राट चौधरी को मिल गया है। सवाल उठ रहा है कि सिर्फ मंत्रिमंडल का फेरबदल है या नीतीश के असली अधिकार छीनने की शुरुआत है। क्या अब बिहार में वही पुराना खेल फिर से लौट रहा है? क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश है लेकिन रिमोट कहीं और है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नीतीश का खेल खत्म या अभी भी नीतीश ही खेल के असली मास्टर भी हो सकते हैं? इन सवालों को सुलझाएंगे वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष, जो आपको बताएंगे बिहार में नीतीश की कुर्सी अब कितने दिनों तक और बदलते पावर समीकरण में आगे क्या। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आशुतोष सर, आपने तो कहा था कि हाँ, नीतीश कुमार की कुर्सी तो ऐसे नहीं ऐसे हट जाएगा और ये ऐसा चुनाव है जिसमें बीजेपी अपना सीएम बनाना चाहेगी। अब ये समीकरण बनाए लेकिन गृह विभाग छीन लिया, संकेत है हटाने के आगे? देखिए अंकुर, इसको कहते हैं कि किस्तों में जो है वो धीरे धीरे नीतीश कुमार को कमजोर किया जा रहा है। और वाकई में ये बहुत हैरानी की बात कुछ लोगों के लिए हो सकती है, लेकिन मेरे लिए हैरानी की बात इसलिए नहीं है क्योंकि जो लोग नीतीश कुमार को अच्छी तरीके से जानते हैं वो इस बात को भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि गृह मंत्रालय अगर किसी मुख्यमंत्री के पास नहीं है या गृह मंत्रालय अगर उनके अपने किसी विश्वस्त के पास नहीं है, तो फिर जो पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन है उस पर से एक तरीके से मुख्यमंत्री का कंट्रोल पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। इसीलिए पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार जब भी मुख्यमंत्री रहे तो वो गृह मंत्रालय अपने पास रखे रहे और उन्होंने कभी भी गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी अपने किसी दूसरे सहयोगी दल को नहीं दिया, यानी आरजेडी को नहीं दिया या किसी और दल को नहीं दिया। इस बार गृह मंत्रालय उनसे हटकर बीजेपी के पास गया है। इसका मतलब साफ है कि नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर बहुत कमजोर हुए हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर प्रशासन पर उनकी पकड़ कमजोर होगी। अब सत्ता के दो बिल्कुल स्पष्ट केंद्र होंगे। एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे जिनके अधीनस्थ कहने के तो सम्राट चौधरी होंगे जिनके पास गृह मंत्रालय होगा और जो डिप्टी सीएम होंगे। लेकिन हकीकत में जब भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, केंद्र के अंदर भी जिनकी सरकार है, वैसे में नीतीश कुमार के लिए बड़ा मुश्किल हो पाएगा कि वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में या फिर कानून व्यवस्था के मसले पे या पुलिस प्रशासन के मसले में किसी तरीके की कोई बहुत दखलंदाजी कर सके। तो आप ये बहुत आश्वस्त होकर कह सकते हैं कि दरअसल नीतीश कुमार के हाथ से सत्ता धीरे धीरे फिसलती हुई जा रही है और कितने दिन तक वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, अब सिर्फ सवाल इसी बात को लेकर ये है। अगर ऐसा नहीं होता तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी होते, नीतीश कुमार गृह मंत्री भी होते। कुछ समय तक अभी ये फसाड बनाए रखा जाएगा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी, सबसे बड़ी पार्टी भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने नीतीश कुमार के साथ किसी तरीके का कोई छल नहीं किया, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखा। और इसके पीछे की जो पूरी राजनीति है वो सिर्फ इतनी सी राजनीति है कि जो नीतीश कुमार का जो अपना जातिगत समीकरण और आधार है, जो सोशल बेस है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बिहार के अंदर अपर कास्ट की पार्टी माना जाता है जो तकरीबन तकरीबन 15% के आसपास है।
और ये जो उच्च जातियों का एक समूह है वो बीजेपी को जबरदस्त तरीके से समर्थन देता है। और ये कॉम्बिनेशन इसलिए पावरफुल हो जाता है जनता दल यूनाइटेड का और ये, क्योंकि वो पिछड़ों में और अति दलितों में को वो बीजेपी के साथ लाने में कामयाब हो जाते हैं। दरअसल ये पूरा खेल इसी बात को लेकर यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो अति पिछड़े हैं, अति दलितों को ये संदेश देना चाहती है कि हम नीतीश के साथ किसी तरीके का कोई छल नहीं कर रहे हैं। हम लगातार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं और नीतीश कुमार अब बहुत कमजोर हो गए हैं, लिहाजा हमारे पास अब दूसरा कोई विकल्प नहीं होगा जब ऐसी स्थिति पैदा होती जब उनको वहां से हटना पड़ेगा या उनकी जगह बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। तो पूरी तरीके से अब बिसात बिछी हुई है, धीरे धीरे गोटियां चली जा रही है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि राजा के वजीर को अब एक तरीके से शह दे दी गई है। अब गृह मंत्रालय उनसे लेने का मतलब बिल्कुल साफ है कि तैयारियां हैं, उसको एग्जीक्यूट कब करना है बस सिर्फ इतनी सी बात है। वो 6 महीने में एग्जीक्यूट होता है, यानी 6 महीने के अंदर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री नियुक्त करती है, या दो महीने के अंदर करती है, या 2 साल के अंदर करती है। बस इतना सा सिर्फ एक गेस वर्क बचा हुआ है, क्योंकि लगातार नीतीश कुमार जी का जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं, जो तस्वीरें भी आ रही वो भी कोई बहुत एनकरेजिंग नहीं है। जो बिहार से भी खबरें आ रही वो भी लगातार इस ओर इशारा कर रही हैं। तो एक तरीके से जो स्वास्थ्य की वजह से जो उनके प्रति सहानुभूति है उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी का ना हो और ये संदेश न जाए कि भारतीय जनता पार्टी उनसे मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनना चाहती है, इसलिए धीरे धीरे बिसात बिछाकर उनको कमजोर किया जा रहा है और उनका जो सामाजिक आधार है उसको अपनी तरफ लाने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें तो बीजेपी का ही फिर फायदा है, अगर नीतीश सीएम अभी बनाए गए हैं, जो बिसात बिछाएगी, जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी का नुकसान तो होगा नहीं, उनके जो वोट बैंक है वो भी खींच लेगी, मतलब हर तरफ से बीजेपी का ही फायदा। बिल्कुल, अगर आप भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को देखें तो जैसा मैं कई बार कह चुका हूं कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी जिन सहयोगी दलों के साथ सरकार बनाती है या जिन सहयोगी दलों के साथ गठबंधन करती है, वो धीरे धीरे उनको अपनी गिरफ्त में ले लेती है और फिर वो जो संगठन है, वो जो पार्टियां हैं, वो पूरी तरीके से एक तरीके से खत्म हो जाती है। इसका बहुत ताजा उदाहरण अगर आप देखें तो अकाली दल है। 20-25 साल से वो बीजेपी के साथ गठबंधन में थे और अकाली दल को अंत में एहसास हो गया कि दरअसल वो बहुत कमजोर हो गए हैं, क्योंकि बीजेपी के साथ गठबंधन उनका था। असम गण परिषद पूरी तरीके से खत्म हो गई है। शिवसेना की जो हालत हुई वो सबको मालूम है। इसके अलावा एलजेपी, रामविलास पासवान के बाद जिस तरीके से चिराग पासवान के साथ व्यवहार किया गया, पार्टी टूट गई। एलजेपी नेता चिराग पासवान के पिता जिस घर में रहते थे उस घर से उनका सामान बाहर फेंकवा दिया गया और वो किसी लायक नहीं बचे और अंत में उनके पास एक ही ऑप्शन था, वो ये कि वो किसी तरीके से अपने आप को मोदी का हनुमान कह के अपनी राजनीति को बचाएं। तो ये एलजेपी के साथ हुआ। ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी देवीलाल, जिसके साथ जबरदस्त गठबंधन किया था, वो एक प्रमुख पार्टी थी। आज ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी हरियाणा के अंदर कहाँ है किसी को नहीं मालूम। पीडीपी, जम्मू कश्मीर के अंदर पीडीपी के साथ गठबंधन किया था, सरकार बनाई थी। पीडीपी की हालत सबको मालूम है। तो ये ताजा उदाहरण जो है वो उड़ीसा का बीजू जनता दल का है, जिनके कंधे पर सवार होकर उन्होंने अपने राजनीति में की, अपने आप को स्थापित किया और आज बीजू जनता दल नवीन पटनायक की हालत बहुत खराब है और वहां बीजेपी की सरकार है। लोकसभा के चुनाव में सारी की सारी सीटें बीजेपी ने जीत ली, जो एक समय में अकल्पनीय लग रही थी। इसके अलावा अगर आप देखें तो एआईएडीएमके, यहाँ तक कि तमिलनाडु के अंदर एआईएडीएमके के अंदर भी जो तमाम तरीके के अंतर्द्वंद चल रहे हैं, तमाम तरीके के झगड़े चल रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी एआईएडीएमके की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करना चाहती है। जनता दल यूनाइटेड के जो लोकसभा के सांसद हैं उनमें से ज्यादातर के बारे में यह कहा जा रहा है कि दरअसल वो कभी भी बीजेपी में जा सकते हैं, यानी यहां भी नीतीश कुमार पूरी तरीके से कमजोर पड़ रहे हैं। उनके जो सबसे विश्वस्त साथी थे ललन सिंह, वो लगातार बीजेपी के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं और लोकसभा के पटल पर जिस तरीके से उन्होंने भाषण दिया था वो भी लगता था कि जैसे बीजेपी का कोई नेता बोल रहा हो। इसके अलावा अगर आप देखें तो गुजरात के अंदर, राजस्थान के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर, जहां समाजवादी एक जमाने में बहुत पावरफुल हुआ करते थे, उनके साथ बीजेपी ने गठबंधन किया और तीनों जगह से समाजवादी पूरी तरीके से गायब हो गए। तो बीजेपी बहुत सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रही है। बिहार उसके लिए एक मुश्किल काम था, क्योंकि यहाँ जो सामाजिक आंदोलन की जमीन बहुत मजबूत थी। एक तरफ लालू यादव थे तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार थे, तो इसके बीच में जगह बनाने के लिए बीजेपी को दिक्कत पैदा हो रही थी। उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार को सिर्फ इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बनाया कि कोई बहुत दान कर रहे थे, बल्कि जमीनी हकीकत को समझ रहे थे
कि नीतीश कुमार के बगैर वो बिहार के अंदर अपने आप को स्थापित नहीं कर सकते। अब वो धीरे 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 जनता दल यूनाइटेड को खत्म करेंगे, नीतीश को सत्ता से दूर करेंगे, और फिर भारतीय जनता पार्टी उस स्पेस को जो जनता दल यूनाइटेड अपने पास जो 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 स्पेस जनता दल यूनाइटेड का था उसको अपने में समेट लेगी, और तब वो एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभरेगी बिहार के अंदर। बिल्कुल, आपने जो बताया उससे तो ये लग रहा है बीजेपी कहती है कि कांग्रेस से हाथ में मत मिलाओ, दीमक है। और जिस प्रकार का बीजेपी का इतिहास रहा है, तो दीमक तो अगर बीजेपी को कहें तो कोई बड़ी बात नहीं। आशुतोष सर, अब गृह विभाग चला गया है सम्राट चौधरी के पास, और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि नीतीश के पास था, बीजेपी के साथ सरकार चलाने के बावजूद भी जो उनका कानून व्यवस्था पे पूरा हाथ रहा, और मुस्लिम माइनॉरिटी ने भी जेडीयू को हमेशा वोट किया, महिलाओं ने भी और पुरुषों ने भी। और अब बीजेपी गृह विभाग बीजेपी के हाथ में है, तो इलाकों में अब जैसे बाकी जगह बीजेपी के शासन चलता है, वैसा बिहार में होने वाला है? किस प्रकार का अब होगा बिहार में हलचल? देखिए, बिहार में जो हलचल होगी वो बहुत करीने से शुरुआत तो हो चुकी है उसकी। देखिए, गृह मंत्रालय जब किसी के पास होता है तो गृह मंत्रालय क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है? एक तो पुलिस का पूरा प्रशासन उनके हाथ में होता है, पूरा पूरा पुलिस प्रशासन, और कई मायनों में जो आईपीएस अधिकारी होते हैं या पुलिस होती है, वो जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होता है यानी डीएम और एसडीएम से ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि आप कहीं भी किसी भी जगह पुलिस के जवानों को भेज के कुछ भी आप एक तरीके से उनसे करवा सकते हैं। दूसरी बात क्या होती है कि जो बहुत ही गुप्त फाइलें होती हैं या जो बहुत सारी गुप्त जानकारियां होती है वो भी गृह मंत्रालय के थ्रू ही दरअसल मुख्यमंत्री तक पहुंचती हैं। तो आप इसके जरिए आप अपने विरोधियों पर नियंत्रण रख सकते हैं, अपने सहयोगियों के ऊपर नियंत्रण रख सकते हैं, और पूरी तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर को अपने साथ कंट्रोल कर सकते हैं। जो अगर मुख्यमंत्री के पास नहीं है तो मुख्यमंत्री एक तरीके से अपने आप को अपंग महसूस करता है, और उसके पास सत्ता का एक बहुत बड़ा मजबूत तबका उसके हाथ से निकल जाता है। तो इसलिए गृह मंत्रालय बहुत जरूरी है, और इसीलिए गृह मंत्रालय अमूमन मुख्यमंत्री अपने पास ही रखते हैं या फिर अपने किसी विश्वस्त के साथ रखते हैं। तो सम्राट चौधरी का गृह मंत्रालय अपने पास रखना, खुद डिप्टी सीएम होना, दूसरे एक नेता है विजय कुमार सिन्हा, उनका भी डिप्टी सीएम, यानी दो दो उप मुख्यमंत्री और एक गृह मंत्री। आप सोचिए कितनी पावरफुल स्थिति हो गई। तो मुख्यमंत्री बेचारे कर क्या पाएंगे वहां पे, अनलेस की सिर्फ एक वो चेहरा है, एक मुखौटा है, और प्रशासन उनके नाम से चल रहा है, लेकिन हकीकत में असली पावर तो बीजेपी के पास है वहां पे। तो अंत में सवाल जो कि आपने बता तो दिया कि 2 साल में 6 महीने में मैक्सिमम हद से हद कहां तक जा सकते हैं नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी पर बने रहने की? कि मुझे लगता है कि बीजेपी ने इतना इंतजार किया है तो थोड़ा और वो इंतजार करेगी, कोई जल्दबाजी नहीं करेगी। वो जब ये स्पष्ट हो जाएगा कि दरअसल नीतीश कुमार का जो स्वास्थ्य है वो अब उनका साथ नहीं दे रहा है, जब उनको तो इस बात का एहसास हो जाएगा। और आशुतोष सर, इसके लिए मीडिया का भी साथ लिया जाएगा, खबरें बनवाई जाएंगी, नीतीश कुमार ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, जो नीतीश कुमार गायब रहते हैं उनके लिए? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। देखिए, कोई इसको समझना होगा ना, कोई कारण नहीं था 2020 में आप नीतीश कुमार को कमजोर कर रहे थे। जब आपने चिराग पासवान का इस्तेमाल करके नीतीश कुमार को कमजोर किया, तब तो वो बहुत ही स्वस्थ थे, तो तब आपने कमजोर किया, और आप 2025 में नीतीश कुमार बाउंस बैक किए हैं। लेकिन अगर आप उनकी जो पार्लियामेंट्री पार्टी है, मतलब जो उनके सांसद है, आज की तारीख में आधे से ज्यादा सांसदों की लॉयल्टी बीजेपी के प्रति है या नरेंद्र मोदी को लेकर, क्योंकि उनको ये मालूम है कि अब नीतीश कुमार को आगे लेकर राजनीति लंबे समय तक नहीं की जा सकती। जो भविष्य की राजनीति है वो तो बीजेपी के साथ ही हो पाएगी, वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये जो राजनेता बहुत चालाक लोग होते हैं, और इनको मालूम है कि कितने समय तक नीतीश के साथ रहना है, कितने समय तक मोदी जी के साथ रहना है। मोदी अगर बीजेपी के नहीं भी रहेंगे तो भी उनको मालूम है कि ये बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो लंबे समय तक चलेगी, लेकिन जनता दल यूनाइटेड का भविष्य नीतीश कुमार की अनुपस्थिति में पूरी तरीके से, एक तरीके से जिसे कहते हैं इनसिक्योर हो जाएगा। तो जो चालाक नेता है वो क्यों नीतीश कुमार पे अपना दाव लगाएंगे? वो तो मोदी के साथ अपना दाव लगाएंगे, या फिर अमित शाह के साथ अपना दाव लगाएंगे, बीजेपी के साथ दाव लगाएंगे। तो पूरा खेल वहां पे आके अटक गया है। अब सिर्फ इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि कब तक नीतीश कुमार जो है वो जो है पूरी तरीके से सरकार चलाने के लिए सक्षम नहीं रहते हैं। बिल्कुल, और सक्षम ना रहने के लिए आपको याद होगा, आपने बीजेडी का नाम लिया, नवीन पटनायक की इलेक्शन में कितनी खबरें उनकी चलवाई गई, पूरी मीडिया ने, गोदी मीडिया ने और सब टीवी मीडिया ने उनका हाथ हिलते हुए, उनके जो पीछे साथी थे, वो मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो हटाते, वो सब दिखाया गया। यहाँ पर भी भरोसा हो गया कि हाँ नवीन पटनायक, हाँ, तो उनकी हालत इतनी खराब है नवीन पटनायक की, ये तक हालत हो गया पूरा।
तो हो सकता है वो नीतीश कुमार के साथ भी करवाया जाए, फिर बैठक की जाए कि देखिए अब बहुत ज्यादा हो रहा है और ऐसा, तो उसमें गोदी मीडिया भी साथ दे सकती है। कुल मिलाकर जब बीजेपी चाहेगी तब खेल पलट जाएगा, लेकिन अब देखते हैं बीजेपी कब जाएगी। जो पूर्व मुख्य विभाग था वो तो ले लिया गया, अब कानून व्यवस्था और बिहार बीजेपी के हिसाब से चलेगा। बीजेपी अब बिहार में बाहर आएगी, बीजेपी के जरिए, जो भी बिहार बाहर हो। नमस्कार।